वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू माय चैनल स्काउ योर नॉलेज। आप लोग सोच रहे होंगे व्हाई एम आई टॉकिंग इन उर्दू। दैट्स बिकॉज माय स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी टू पुट द लेक्चर्स इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश बिकॉज फॉर देम जब हम भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते थे तो इट वॉज मोर ईजियर फॉर अस टू गेट द नैक ऑफ द थिंग्स व्हेन इट वॉज बायलिंगुअल। सो जैसे कि काफ़ी सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे बिलोंग टू पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज़। सो इन ऑर्डर टू मेक इट ईजी फॉर देम टू गेट द ग्रिप ऑफ माई लेक्चर्स आई विल मेक इट बायलिंगुअल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिमांड को कवर किया था, सप्लाई को कवर किया था, इक्विलिब्रियम को कवर किया था एंड डिसइक्विलिब्रियम को कवर किया था। सो टुडे वी विल बी लुकिंग फॉर सबसे जो आपका एक फेवरेट पार्ट होता है विच इज़ दी मैथमेटिकल पार्ट, जिसमें हम चीज़ों को डिराइव करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज जब बहुत सारी चीज़ें बहुत लॉजिकल चल रही होती हैं या बहुत फिलोसॉफिकल चल रही होती हैं तो उसमें पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड, यूजुअली स्टूडेंट्स, एंड दे स्टार्ट फेडिंग देयर इंटरेस्ट। तो उस चीज़ को रिटेन करने के लिए विल बी डूइंग द इक्वेशन पार्ट एज वेल टुडे। उसमें हम अपनी जो आपकी जो डिमांड, हमने जो फंक्शन हमने पहले स्टडी किया था, we'll cover that. We'll make the demand from equations out of that demand function, and उसके बाद हम we will make the supply functions, supply equations out of the supply function, and then we will derive the equilibrium price and equilibrium quantity with the help of in the demand and the supply thing. So guys, अपना pencil paper लेके बैठ जाएं because it's going to be really an interesting class for you, and most of the context is just the same as you study in your classes, so it is going to help you out in your assignments as well. तो अगर आप बहुत अच्छे से डिमांड इक्वेशन डिराइव करना सीख लेते हैं, आप सप्लाई इक्वेशन डिराइव करना सीख लेते हैं, तो मार्क माय वर्ड्स, आपका इक्विलिब्रियम, आपका डिमांड और सप्लाई का जो पार्ट है पेपर्स में वो तो डेफिनेटली कवर हो जाएगा। द बेसिक थिंग इज स्टूडेंट्स आस्क मी से कि मैम प्लीज़ आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कीजिए, आप न्यूमेरिकल्स करवाइए अपनी क्लास में, आप असाइनमेंट सॉल्व करना सिखाइए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेसिक्स को सीखा जाता है। गेट द नैक ऑफ एवरीथिंग। आप उसकी बेसिक्स के अंदर उसकी जो फाउंडेशंस हैं उनको स्टडी करें, उन चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना सीखें, एंड आफ्टरवर्ड्स यू वुड वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, उसके बाद आपके लिए उन चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना इजी हो जाता है। एंड प्रिपेयर्ड मटेरियल्स जो होते हैं दे आर, यस, दे कुड हेल्प यू आउट इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग रन के लिए आपको वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होते। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं और आप अच्छी तरह से चीज़ों को और अपने एग्ज़ाम्स को कवर करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और प्लीज़ आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए सो दैट दे वुड हेल्प यू आउट इन योर एडवांस क्लासेस एज वेल। बिकॉज ये प्री रेक्विजिट्स हैं, ये आपके फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे सारे कॉन्सेप्ट्स मिलके आगे आपकी एक पूरा आपका जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करेंगे। सो अगर आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और वो आप जस्ट उनको प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स पर बेस करेंगे तो ऑब्वियसली इट वोंट हेल्प यू आउट इन द लॉन्ग रन। सो ये आपके एक सीनियर की एडवाइस कह लीजिए या आपके ट्यूटर की एडवाइस कह लीजिए या आप अपनी सिस्टर की एडवाइस कह लीजिए, आप प्लीज़ इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड रिमेंबर in our previous lectures we have discussed the demand function. In my first lecture I've discussed this function, जो कि एक बहुत ही डिटेल्ड, एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव किस्म का लेक्चर था मेरा। उसमें I've discussed all of these variables, and this function speaks that quantity demanded of any particular product x is the function of the price of x
of that particular product, and all the non-price factors which are included or which directly or indirectly affect that particular product or its demand. सो इन बहुत सारे नॉन प्राइस फैक्टर्स में आपका टेलीकम्युनिकेशन, आपका इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट आर एंटरिंग द मार्केट, तो ये सब फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे. सो अब इस फंक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म देने के लिए वी हैव इंक्लूडेड अ कांस्टेंट वैल्यू ओवर हियर, and we have provided the coefficients of all the variables जो कि इस particular case में involve हो रहे हैं. इस particular case में I have made this equation for the for some kind of a mobile phone. Let's suppose ये आपके एक मोबाइल फ़ोन की डिमांड है, डिमांड फंक्शन है, और उसकी डिमांड इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका जो है वो प्राइस इन्वॉल्व्ड है ऑब्वियसली, एंड उसके बाद आपकी जो कंज्यूमर इनकम है विच इज़ प्लेइंग अ पार्ट, देयर टेक्नोलॉजी प्लेज अ पार्ट, the price of the complementary good plays a part, and the expectations of the future prices increase or decrease वो यहाँ पे अपना पार्ट प्ले कर रही हैं. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी. नाउ the main and the important thing is the signs of the variables that are provided over here. Okay, let me clear you one thing कि ये वैल्यूज़ जो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को दे रहे हैं और जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी हैव derived by ourselves. Basically an economist or market analyst would develop this model of demand and derive the actual values of the constant term and coefficients of the variables in the equation from real world data using various empirical methods. So it is not something that is which we have derived by ourselves. So अब यहाँ पे मैंने for the sake of example मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से एक इक्वेशन ली है, एंड अब इसके ऊपर हम जो है मज़ीद वर्कआउट करेंगे. सबसे पहले तो हम इसके जो ये साइंस हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है हमारे पास प्राइस का, ठीक है. और प्राइस का जो ये नेगेटिव साइन है, दिस शोज़ दैट क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस जो हैं दे आर इन्वर्सली रिलेटेड, दे हैव एन इन्वर्स रिलेशनशिप. तो जो स्लोप बनेगा वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा. जो भी हमारा कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा. हमने डिमांड कर्व को बहुत डिटेल से एक अपनी प्रीवियस वीडियो में डिमांड फंक्शन के बाद जो हमने वीडियो लॉन्च की थी उसके अंदर हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था. एंड देन कंज्यूमर इनकम, दिस पॉजिटिव साइन ऑफ कंज्यूमर इनकम शोज दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ अ नॉर्मल गुड. अब वो कैसे? वो ऐसे दैट अगर आपको याद हो तो हमने नॉर्मल गुड के बारे में ये पढ़ा था कि जब भी कंज्यूमर इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीज़ आएगा, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ दी नॉर्मल गुड. और जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होने से जो प्रोडक्ट है, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है, जो डिमांड है उस पर इफ़ेक्ट होगा और वो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो आपकी इन्फीरियर गुड कहलाएगी. तो इस फॉर्म में जो आपका पॉजिटिव साइन है, दिस पॉजिटिव साइन इफ़ देयर इज़ एन इनकम इन्वॉल्व्ड एनी इन द डिमांड फंक्शन, इन द डिमांड इक्वेशन, और वहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन नज़र आए तो आप उसको आंख बंद करके यकीन कर लें कि वो आपकी नॉर्मल गुड है, वो नॉर्मल गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन टेक्नोलॉजी, अगेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर पॉजिटिव विच मीन्स कि टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगी तो आपकी डिमांड जो है वो इवेंचुअली इम्प्रूव हो जाएगी. देन दिस प्राइस ऑफ सिम, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड
कि ये नेगेटिव साइन और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में विच आस्क कि भाई ये जो आपका नेगेटिव साइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या आपकी इस ये वाला आपका वेरिएबल है या जिस प्रोडक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है इसका और इस वाले जिसकी डिमांड की जा रही है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इस नेगेटिव साइन की बहुत आसान सी एक आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। वो ट्रिक ये है, आप क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन या इक्वेशन जब भी आप डिस्कस करो उसमें अगर प्राइस आप देखते हो तो वो नेगेटिव होती है, जो कि शो करती है कि डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। तो अगर आपकी जिस भी जो आपकी रिलेटेड गुड की जो प्राइस है अगर वो नेगेटिव साइन के साथ है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो है आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। इस केस में हेयर वी हैव एज्यूम्ड कि प्राइस ऑफ द सिम कार्ड्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब सिम कार्ड्स की प्राइस डिक्रीज़ होगी विच मीन्स कि कंज्यूमर्स वुड नाउ प्रेफर मोर ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द सिम कार्ड्स, बिकॉज जब प्राइस लो होगी तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी फॉर द सिम कार्ड्स। अब चूँकि सिम कार्ड्स मोबाइल्स के कॉम्प्लीमेंट्री को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो जैसे ही आपके सिम कार्ड्स की प्राइस डिक्रीज़ होगी इवेंचुअली आपके जो मोबाइल्स हैं उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। लास्ट थिंग इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस के फ्यूचर में प्राइसेस आपकी हायर होंगी या लोअर होंगी। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि अब यहाँ पे आपको जो ये वैल्यू है 0.08 की वैल्यू, ये लोअर इंडेक्स नंबर है, which means that more consumers expect lower prices in the future. Now this expectation decreases the current demand, जिसकी वजह से आपका जो ये कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू छोटी है, पॉजिटिव है बट छोटी है। आई थिंक इन सारे वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स आपको अब तक सो फार क्लियरफाई हो चुके होंगे। Now we'll move on to solve this equation and we will make the final demand equation out of this demand function. Now students, in order to define specific demand curve for mobile, we need to hold constant the level of consumer income, the level of the technological changes, the price decrease of the SIM cards एंड दी एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। हमने इन चारों को कांस्टेंट वैल्यू देनी है। ओके, लेट्स सपोज इफ वी पुट I is equals to 12, T is equals to 2.5, E is equals to 100 and price of the SIM is equals to 20. Now we will put the values in our demand equation and it would be something like that. I को रिप्लेस किया 20 से, प्लस 3.2 replace T with 2.5 minus 0.5 and we would replace the price of SIM and plus 0.08 100. This makes 8 plus this makes 8 minus 10 plus 8. Now we will add and subtract all the constant numbers and eventually we will get the demand equation, which is 23 minus 4 PM. Alright, अब यहाँ पे ये इक्वेशन शो कर रही है QDM is equals to 23 minus 4 PM, which is the
demand equation, because here we are showing that demand is the function of the price. हम इसको inverse भी कर सकते हैं in a way that 4 PM is equals to QDM minus 23. Sorry, this is minus QDM and this is plus 23. PM is equals to 23 upon 4 minus QDM upon 4. तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है. सो 23 upon 4 makes 5.75 minus and 1 upon 4 is 0.25 QDM. So this is the price function, and price is a function of the quantity demanded. So this is how we are going to get the demand equation. Now if we change the values of these variables, the variables that we have provided over here, if we change the values or the coefficients, if we change the coefficients or the values of these variables, so the constant term changes and we have a change in demand that graph into different demand curve. अभी जो हम एक डिमांड कर्व डिराइव करेंगे, ठीक है, इन प्राइस और इन क्वांटिटी की इक्वेशंस के साथ, वो एक डिफरेंट डिमांड कर्व होगा. बट ऑन द सेम टाइम इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ these variables, it would end up in the डिफरेंट डिमांड इक्वेशन. और जब डिमांड इक्वेशन आपकी डिफरेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका जो आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगी. मैक्सिमम वैल्यूज़ जो आपकी होंगी वो आपकी डिफरेंट हो जाएंगी और आपका पूरा डिमांड कर्व जो है वो इनवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. सो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लेरिफाई होती है दैट इफ़ दी वैल्यूज़ ऑफ दीज वेरिएबल्स आर चेंज, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी नॉन प्राइस फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं तो उसके बाद उसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट होता है. तो वही चीज़ यहाँ पर भी डिस्कस की जा रही है, बल्कि आपको यहाँ पर मैथमेटिकली भी ये चीज़ एविडेंट हो गई है. एंड नाउ इट्स प्रिटी मच क्लियर टू यू नाउ कि आप उस चीज़ को आप ऑन द ग्राफ भी आप उसको देखोगे एंड प्लस ऑन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन फॉर्म भी आप उसको आइडेंटिफाई और वैलिडेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो. सो अब चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, अगर आपको इफ़ यू नीड अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, that is done by substituting different values of the prices of the mobile and calculating the quantity demanded as those prices. Let's suppose अगर आप यहाँ पे प्राइस को ज़ीरो कर देते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो होगी that would be 23, because 4 into 0 would be 0 and the rest value would be 23, which means that at zero price level you would be the consumers would be demanding 23 units of mobiles. एंड अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को मज़ीद बढ़ाएंगे तो आप अगर आपने प्राइस का इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर QDM को ज़ीरो कर देंगे, तो वहाँ से आपको प्राइस के जो वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई होगी जो कि 5.75 है. तो आप इन इक्वेशंस को देख के भी अपना एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज़ हैं, जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, आप उनको, जो आपकी लाइंस को कोइंसाइड करेंगी, आप उन वैल्यूज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो ऑन एक्स एक्सिस जो आपकी जो इंटरसेप्ट आपके पास बनेगा वो 23 होगा और जो वाई इंटरसेप्ट पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 5.75 होगी. तो हम इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं सो दैट इट गेट्स मोर क्लियर टू यू. ऑलराइट, बिफोर वी ड्रॉ द इंटरसेप्ट्स हमें पता तो हो कि हमें इंटरसेप्ट्स निकालने कैसे हैं. सो
we will take this equation, which is the demand equation, and we will set the price is equals to 0, which would result into 23 minus 4 0, and ये आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड आ गई है विच इज़ 23. नाउ अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए दिस इज़ माई मेथड जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और मुझे भी ये इजी लगता है इन ऑर्डर टू टीच स्टूडेंट्स, जिससे आप आराम से अपना एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हो, टू डिराइव द प्राइस फंक्शन प्राइस इक्वेशन आउट ऑफ दिस डिमांड इक्वेशन. आप सिंपल इन वैल्यूज़ को जो है ना वो आप रिप्लेस करते हैं, एंड उसके बाद आप उसमें आप at the demand equation, if you put the price of the product equals to 0, you will get the demand, maximum demand. And if you put in the price equation, if you put the demand value which is equals to 0, it would make the price, it would give you the maximum price. अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको अभी वर्बली थोड़ी देर पहले समझाई थी, अगेन वही चीज़ आपके सामने आ गई कि ये $5.75 आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर. 5.7 आपके पास जो है प्राइस है, और आपकी मैक्सिमम प्राइस है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है आपकी वो 23 है. तो अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देख लेते हैं, सो दैट आपको ग्राफिकल इसकी इलस्ट्रेशन अगर आपको दी जाए, जो कि यूजुअली आपको इंटरप्रिटेशन के तौर पे आती है, तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज़ भी आपको क्लेरिफाई हो जाए एट द सेम टाइम, सो दैट हमें इस चीज़ को बार बार ना देखना पड़े और डिफरेंट वीडियोस के अंदर आप इसको सर्च आउट ना करें. सो मेक योर लाइफ ईजी. और आप एक ही पॉइंट पे, कहते हैं ना वन स्टॉप शॉप जो होती है, तो आप एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पर आप सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करके जाएं. इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पर आपके सामने आप एक्स इंटरसेप्ट पे कुछ वैल्यूज़ आइडेंटिफाई किए हैं वाई इंटरसेप्ट पे. ऑन दी एक्स इंटरसेप्ट वी आर हैविंग द क्वांटिटी demand and the quantity supply. We will draw both of the curves or the same graph, so that we get the equilibrium quantity as simultaneously as well. So यहाँ पर जो हम quantity identify कर रहे हैं that is in million units, और जो हम यहाँ पे price identify कर रहे हैं that is into $10, which means that if we are considering 1 over here, so that would be equal to $10. And if the price would be like $6, so it would be equivalent to $60. So हम उस चीज़ को बहुत सिंपल रखने के लिए, बहुत इजी प्रिसाइज रखने के लिए हमने इन वैल्यूज़ को इस तरह से लिए. तो आप ग्राफ्स में यूजुअली इस तरह की इंटरप्रिटेशन और इस तरह की प्लॉटिंग्स देखेंगे. जो वैल्यूज़ निकाली थी which we had, quantity demanded was 23 and maximum quantity demanded and maximum price was 5.75. When the price was 0, this is my y-axis, so which represents the price. When the price was 0, which means कि आपका जो y-intercept है वो 0 पर है, the maximum quantity that was demanded was 23, which would lie somewhere around here. So students, you need to be very specific. This point is, I hope, 23, and when the quantity was 0, the price was 5.75, which means that आपका जो क्वांटिटी का जो वो है एक्स एक्सिस है, if it is 0, so the y-axis will be 5.75, which will lie somewhere over here. Now this is my demand curve. In the same way, we will understand the supply function as well,
and from that supply function we will derive the supply equation, और supply equation के अंदर we'll put the constant terms, and out of those constant terms we learn to draw the supply curve on the same graph. Okay, all right everyone, here we go with the supply function. I hope you remember कि हमने supply function भी कुछ इस तरह से ही पढ़ा था. It was somewhat very similar to the demand function, but वो demand side थी और ये supply side है. तो obviously supply side means the producers की side, और producers को जो variables जो factors affect करेंगे वो यहाँ पर mentioned होंगे. जो हमने simple supply का function पढ़ा था उसमें we have gone through the price. This P represents the price. Then comes the state of technology, which is represented by the T, and these two P's represent the prices of the good which are related in production. They could be complementary and the substitute goods as well. And this EXP represents the expectations of the producers about the future prices, and the NP represents the number of producers. So अपनी इस इक्वेशन में with regard to the mobile supply, जिसकी हमने डिमांड साइड और ये डिमांड इक्वेशन हमने अभी लास्ट फ्यू सेकेंड्स अगो हमने उसकी ड्रॉ की थी, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर सप्लाई की जो है वो फंक्शन या इक्वेशन बना रहे हैं. तो ऑब्वियसली not necessarily that all of these factors are going to be interrelated in the supply function or in the supply equation of the mobile. So here in the supply function we are not going to take all the variables. We would only consider the relevant ones which are relevant to the mobile industry, or which would be more affecting or determining determinant or the prominent factors in the mobile market when it comes to the supply side. And all these functions in the real world are empirically estimated from data in different firms in the particular industries. So if we consider the mobile industry, so this data or these values, the constant values and the coefficient values, they would be derived out of the empirical estimations from the data, that is the real time data of that particular industry. So here in our supply function we have the price of the mobile, the wage rate in the mobile industry, which is the input of production, because whatever the wage that you are providing to the labor, that is the input or the cost that you incur when you are a supplier, and that is the production cost. Then the technology index, and then the number of mobile firms in the industry. So the number of mobile firms that are operating at that time in the industry, they will also be included here. Okay, we will again discuss the signs of the coefficients over here. So the positive coefficient of the price variable shows the positive relationship between price and the quantity supplied of the mobiles, and a higher price means the larger quantity supplied by the suppliers. So it gives the upward sloping supply curve, which we will draw over here right now after deriving the equation. Obviously the variables that we have provided over here, these are the supply shifters. So all the non-price variables are going to be supplied. Let's suppose in this equation we have the wages, the technology and the number of producers or the firms. So these three variables are going to be the supply shifters. They would act as the supply shifters if there is any change in the constant values. Not in this condition, because we will be providing the constant values to these variables and we'll draw the equation out of that. But in some other case, let's suppose if the situation changes and if the values of these constant of these variables change,
So they will act as the supply shifters, or they will drive the curve, uh, or they will move the curve, shift the curve inwards or outwards. So the negative coefficient of the wage rate means that as the wages are the input costs, so increase in the input price increases the cost of production. So as the wage rate increases, the supply decreases. So there is a negative relationship. The positive coefficient of the T shows that an increase in the technology increase the supply of the mobile phones. Obviously, as the technology would improve, it would make more efficient of the production of any of the product. So in this case also, if the technology improves, it would have a positive impact on the supply of that product as well. So an increase in the technology will increase the supply of the mobile, so they have a positive relationship. The positive coefficient of the N, which is the number of producers, means that an increase in the number of mobile phones in the industry will increase the competition, and that would increase the supply of the product. So in order to define a specific supply curve, we need to hold constant all the variables. So let's suppose we have values. For W we have 100, for T we have 50, and for N we have 20. So as we did in the demand equation as well, we'll put all these values in this equation and we will draw a final equation which will show the relationship between the supply and the price. Minus 0.6, W will be replaced by 100, plus 0.5, T value is 50, plus 0.4, N value is 20. So it would become price minus, this would be 60 plus 25 plus 8. By adding and subtracting all the constant values, we will finally have minus 32 plus 7 P of mobile. This M shows the mobile, and so this is the final equation. And again, if we want to drive the price equation out of this quantity supplied equation, we can do that as well. So my method is 7 PM is equals to Q supplied mobile plus 32. So PM will be 7, so plus 32/7, and PM would be, so I'm bringing that constant value over here. After dividing, it would be 4.57 plus 0.143 QS. So these are the final two equations that we have got. I hope it's clear and it's visible to you. So again, this equation shows the relationship between the price of the mobile and the quantity supplied when all the other factors are held constant. The constant term, this minus 32, shows the effect of the other factors that we have held constant. So in any change in these variables will change the size of the constant term, okay, and the equation will change and will produce a new supply curve, because whenever we put any value,
at to replace these variables any constant value, it always changes the constant term. Let's suppose if this 100 becomes 150, so obviously the final product would be the final product of these two values would be different, and it eventually would be affecting the constant value. So this slope value is not going to be affected by this value. In fact, it would shift the supply curve or the demand curve. This constant value works the same in case of the demand curve as well, and in case of the supply curve as well. So it acts as the shifter. So right now we have minus 32 value. If it changes to some other value, it would result in the shift of the curve, whether it's a demand curve or it's a supply curve. So let's see. Now we will make the intercepts. Let's suppose if for this equation, if we state that price is 0, so eventually quantity supplied will be minus 32 plus 7, 0, it would be minus 32. Please pardon my writing because I can't help it. I write it this way. And for the and in order to draw the draw the final value or the maximum value for the y-intercept, we will make this 0. So let's suppose if my quantity is 0, PM will be 4.57 plus 0.14. You'll be wondering, मैं एक एक चीज़ इतना डिटेल बच्चों की तरह क्यों बता रही हूँ? Because I've seen in many of the videos जिसमें बच्चों को ये चीज़ें क्लेरिफाई नहीं हो रही होती हैं कि ये कैसे यहाँ से वैल्यू ये कैसे आ गया, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मैंने खुद भी जब उन वीडियोस को मैंने जब गो थ्रू किया, सो बिल्कुल भी लाइक अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स का कॉन्सेप्ट आपका नहीं बना हुआ, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सो इट गेट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट those values, how these values are going to be plotted. So ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से people get confused. So इस वजह से इस चीज़ को इतना डिटेल में समझाने का रीज़न ही बिल्कुल बेसिक्स बताने का यही रीज़न है, बिकॉज आई नो दैट सिर्फ MBA या BBA लेवल के बच्चे यहाँ पर मेरी क्लास को नहीं देख रहे होंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज ICOM से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड या जहाँ पर भी जिन्होंने इकोनॉमिक्स जो है वो ऑप्ट किया होगा वो भी ये देखेंगे वीडियो. तो डिफरेंट आपके लेवल्स होते हैं. सो वी हैव टू मैच द पेस and we have to keep all the students at the same level and we have to consider all the students at the same level, no matter अगर आपको ये चीज़ बॉदर कर रही है, so you can always skip that part. और उससे ये होगा कि आपके लिए स्किप करना इजी है, बट जो स्टूडेंट जिसको ये समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली ही वुड फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड द थिंग्स somewhere else. So let's get back to work. So we'll get the price, which is $4.57. Okay, out of these two values we will draw our x-intercept and the y-intercept, which will give us the final supply curve. Alright students, we are back on our graph, and here we have seen that in our price when we have held the price 0, which means that when our price was 0, the quantity that supplied was minus 32, which means that our x value is going to be minus 32. It would be somewhere over here. And when the quantity was 0, which means that when x value is 0,
The price was 4.57, which is going to be somewhere here. So we'll draw a straight line over here. Let me be more specific now. Okay, it's just for the idea. आप इसको अच्छे से बहुत नीटली यू जस्ट डू दैट एंड प्रैक्टिस दैट. सो दिस इज़ माई सप्लाई कर्व. अच्छा, इस चीज़ से आपको एक चीज़ जो बहुत विदाउट गोइंग फॉर द इक्विलिब्रियम, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी कि जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा. बट वो मैंने वैल्यूज़ की फॉर्म में, अब ग्राफिकली तो मैं यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि भाई 5 इज़ माई इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आई होप 3 वुड बी माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. यस, बट उसको किस तरह से आप डिराइव करेंगे थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ दी सप्लाई फंक्शन एंड द डिमांड फंक्शन, वो चीज़ हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, विच इज़ नॉट गोइंग टू टेक टू लॉन्ग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द डिमांड फंक्शन एंड द सप्लाई फंक्शन. सो अब प्लॉटिंग आपको मैंने यहाँ सिखा दी है दैट यू हैव टू ड्रॉ द सप्लाई फंक्शन. फर्स्ट यू हैव टू मेक द सप्लाई इक्वेशन. आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपको उनको पुट करके अपना सप्लाई फंक्शन इक्वेशन डिराइव करनी होती है, एंड द डिमांड इक्वेशन इज़ द सेम थिंग. एंड देन आपको उसको ग्राफिकली प्लॉट करना होता है, विच मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है. डिमांड कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. सो ये चीज़ें आपको क्लेरिफाई हो गई हैं. और जहाँ पर दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे ग्राफिकली, वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है. बट हाउ वी वुड डिराइव दैट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस और मैथमेटिकली, ये तो आप ग्राफिकली बात कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस और मैथमेटिकली आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, दैट वी वुड लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. कोई क्वेश्चंस हो, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी in the comments below. Please do subscribe to my channel if you haven't, and please press the bell icon so that you get the notifications. Once you get the notifications, you will be able to see my videos and watch them, and do let me know मैं कैसे explain कर रही हूँ. Either it's easy for you to understand through my videos or not. और आपकी कोई suggestions हो सो वो भी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा. You are more than welcome to suggest me any kind of improvements, because आप कितना भी perfectly काम कर लें, there is always a gap for improvement. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, so that maximum people get benefited out of this content. Thank you so much.